अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और मुझे सबसे पहला और बेसिक मॉडल है ये होता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देखिए थॉमसन्स का एटॉमिक मॉडल सिंपल एक प्रिडिक्शन था, उसको जैसा लगा उसने वैसा ही बोल दिया और उसी को अपना मॉडल बना दिया। तो थॉमसन ने देखा कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता है। तो थॉमसन ने माना कि भाई हम एक एटम को हम क्या मान सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मान सकते हैं। ठीक, तो ये एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और जो टोटल नेगेटिव चार्ज होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज के इक्वल होता है। इसलिए एटम एज अ होल नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल। अभी आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं कि मामू बनाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो एटम कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन की वजह से इस रिपल्शन को कौन बैलेंस कर रहा है भाई, कौन बैलेंस कर रहा है? तो इस रिपल्शन को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसका मतलब एटम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो एक तो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा अभी आप देखोगे आगे चलकर कि एटम स्पेक्ट्रम शो करता है, तो स्पेक्ट्रम तो ये कभी गलती से भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मॉडल फेल हो गया था। लेकिन दिस इज अ ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट क्या होता है, श्रद्धांजलि। क्या भाई, ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने पहली बार कोशिश की एक एटम की स्ट्रक्चर को देखने की, सोचने की। तो इसीलिए जब भी हम मॉडल्स पढ़ते हैं इनको एक बार चरण स्पर्श करते हैं और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए मॉडल क्या हो गया था, फेल हो गया था। चलें आगे। हाँ मुझे पता है आपने पढ़ा हुआ है तरबूज के जैसा वो सब, तो क्या मतलब आ रहा है उस चीज का, है ना। चलिए काम की बात पढ़ते हैं। ये तो आपको कॉपी करना ही पड़ेगा इसका, चाहो तो लिख लेना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर in which electrons are uniformly distributed, और लिख देना this model cannot explain the stability of an atom। चलिए जी, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले साइंटिस्ट के पास जिसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपना एक मॉडल दिया, और इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस नाम से जानते हैं, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहली चीज तो आप ये जाने कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखें, हीलियम एटम अगर +2 स्टेट में, +2 चार्ज हो हीलियम एटम पर, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसका एक नाम तो हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। क्या बोलते हैं इसको हम, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम। या फिर इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है। आप देखो, अगर मैं एक हीलियम एटम की बात करूं तो हीलियम एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना तो आप जानते ही हो। तो अगर मैं He+2 बनाऊं तो देखो मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। तो जैसे मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन हटा दिए, बताओ उसके बाद क्या बचा, सिर्फ हाँ न्यूक्लियस बचा ना। इसीलिए हम He2+ आयंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसको हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। हाँ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही आप H+ को क्या बोल सकते हो, ये जो प्रोटॉन है इसको आप न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अल्फा पार्टिकल को आप डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम बोल सकते हो या फिर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोल सकते हैं। सही है, समझ में आ रही है ये चीज। चलिए अब बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की, कि इसने ऐसा क्या किया। तो पढ़ा तो आपने होगा ही, है ना। मैं इसका थोड़ा सा सेटअप बना लूं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसने क्या क्या देखा और क्या क्या नहीं देखा। चलिए जी, तो यहां पे इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एक गोल्ड एटम लिया। कौन सा एटम लिया, गोल्ड एटम। तो हम यहाँ पे एक गोल्ड एटम बनाते हैं। एक्चुअली इसने गोल्ड एटम नहीं लिया था, इसने गोल्ड फॉइल ली थी, क्योंकि गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल। इसको आप इतना थिन बना सकते हो कि इसकी एक शीट में ऑलमोस्ट इतनी थिन शीट बना सकते हो कि एक ही एटम हो। तो ने बहुत थिन शीट बनाई, इसलिए हम गोल्ड एटम को ही अपना बेसिस लेकर चल रहे हैं। इसने इस गोल्ड एटम के ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो किया। किसको थ्रो किया,
अल्फा पार्टिकल्स को, तो यहां पर इसने एक सेटअप बनाया। यहां पर इसने एक अल्फा एमिटर सब्सटेंस लिया। अल्फा एमिटर मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है? कोई पार्टिकल अल्फा पार्टिकल क्यों एमिट करेगा? करते हैं, इनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। जैसे पोलोनियम, पोलोनियम अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इससे जो अल्फा पार्टिकल्स निकले, उन अल्फा पार्टिकल्स को इसने गोल्ड एटम के ऊपर प्रोजेक्ट किया और फिर इन पार्टिकल्स को उसने क्या किया? ऑब्जर्व किया। क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो देखें कैसे उसने ऑब्जर्व किया, क्या क्या उसको ऑब्जर्वेशंस मिले, और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर इसने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पर इसने अपना एक मॉडल दिया जिसे हम रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जानते हैं। तो दीज आर ऑल अल्फा पार्टिकल्स। इनको स्टडी करने के लिए यहां पर इसने क्या किया? एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। क्या लगाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। तो देखो एक ऐसी सर्कुलर स्क्रीन लगाई गई, ठीक है। इस स्क्रीन को कोट कर दिया गया एक फ्लोरोसेंट मटेरियल से। तो दिस इज फ्लोरोसेंट सर्कुलर स्क्रीन, ठीक है। इस पे मान लो आपने ZNS की कोटिंग कर दी, तो आप जानते हो फ्लोरोसेंट में क्या होता है। अब थोड़ा सा आप इमेजिन करना, आप इमेजिन करोगे तो आपको मजा भी आएगा और फील भी आएगी, ठीक है। इसने यहां से स्टार्ट किया, इसको ओपन किया, ओपन करते ही यहां से अल्फा पार्टिकल आए और इस गोल्ड पार्टिकल से पास होना शुरू हो गए। उसने स्क्रीन के 3 रीजन्स डिफाइन किए। उसने एक रीजन डिफाइन किया, मान लो यहां से लेकर यहां तक वाला, जिसको मैं येलो कलर से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। ये रीजन उसने डिफाइन किया। उसने बोला कि भाई साहब ये रीजन ना कंटिन्यूसली इल्यूमिनेट हो रहा था। क्या हो रहा था? कंटिन्यूस, धड़ाधड़ धड़ाधड़ यहाँ पर लगातार लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, क्योंकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अगर कोई पार्टिकल यहां से पास करके यहां टकराएगा तो यहां पर एक लाइट स्पॉट प्रोड्यूस होगा। उसने देखा कि इस जगह पर कंटिन्यूस इल्यूमिनेशन चल रहा था, एक बार भी यहां डार्क नहीं हुआ, धड़ाधड़ 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 लाइट लगातार चले जा रही, लगातार चली जा रही है, ठीक। इसका मतलब क्या है कि इस रीजन में लगातार पार्टिकल्स आके टकराए जा रहे हैं। क्या जा रहा है? लगातार पार्टिकल्स आके टकराए जा रहे हैं, ठीक। तो हमें यहां पर एक टेबल बनानी पड़ेगी। मैंने बहुत कुछ बना दिया, अब मैं टेबल बनाऊंगा तो मैं फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आपने तो लिख लिया ना। चलिए, अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको गायब कर देता हूं और हम यहां पर डिस्कस करते हुए चलते हैं कुछ चीजें, ठीक है। चलिए जी, आप एक टेबल बना लें। उस टेबल में आप 2 कॉलम बनाएं। एक साइड आप लिखें ऑब्जर्वेशंस और दूसरी साइड आप लिखेंगे कंक्लूजन्स, कि उसने क्या देखा और क्या देखकर उसने क्या कंक्लूड किया। तो उसने देखा कि ये जो रीजन है, ठीक, वो रीजन क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? इल्यूमिनेट हो रहा है। अगर ये रीजन कंटिन्यूसली इल्यूमिनेट हो रहा है तो उसका रीजन क्या रहा होगा? देखो ये अल्फा पार्टिकल चला और ये मान लो ये चला, ये अल्फा पार्टिकल बिना रुके यहां जाके टकरा गया, ये भी टकरा गया, ये भी टकरा गया, इस तरह से ये अल्फा पार्टिकल भी टकरा गया, ये भी टकरा गया, ये भी टकरा गया। तो यहां पर कंटिन्यूस कोलिजन का मतलब क्या है? धड़ाधड़ अल्फा पार्टिकल आए जा रहे हैं और बिना रुके बिना मुड़े वो सीधे यहां जाकर टकरा रहे हैं। तो उसने देखा कि उसने जितने भी अल्फा पार्टिकल भेजे उनमें से मैक्सिमम बिना रुके बिना मुड़े सीधे जाके सर्कुलर स्क्रीन से टकरा रहे थे। तो द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed undeviated through the gold atom। तो यहां से उसने अंदाजा लगाया कि यार जब पार्टिकल बिना रुके बिना मुड़े जा रहे हैं, इसका मतलब ये जगह तो खाली होगी। भाई कोई भी चीज अपना रास्ता कब बदलेगी? जब उसके सामने कोई और चीज आ जाए। तो यहां से उसने कंक्लूड किया दैट इज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। क्या है? इस एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा हुआ है? बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सही है। इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे ही जाकर टकरा रहे हैं।
फिर उसने दूसरी चीज़ बोली। उसने दूसरी चीज़ क्या बोली? उसने देखा, वापस इमेजिन करो क्या, कि ये वाला जो रीजन है सर्कुलर स्क्रीन का, ये रह रह के इल्यूमिनेट होता, रह रह के मतलब यहाँ पर कभी यहाँ तो लगातार लाइट जल रही है, कभी एक लाइट जली वापस बंद हो गई, फिर जली, है ना, मतलब कुछ कुछ टाइम के इंटरवल पर इधर और इधर छोटे छोटे टिचक टिचक चल रहे थे। टिचक टिचक मतलब लाइट स्पॉट प्रोड्यूस हो रहे थे, है ना, यहाँ पर भी आके टिचक टिचक, इस तरह से क्या हो रहा था, रह रह के छोटे छोटे लाइट स्पॉट यहाँ बार बार प्रोड्यूस हो रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पार्टिकल्स इधर भी जाके टकरा रहे हैं। तो उसने इमेजिन किया, उसने सोचा कि मैं तो इधर भेज रहा हूँ ऐसे, और ये भाई साहब मुड़ के इधर चले गए हैं, कौन मिल गया इनको, कौन दिख गई, कोई ना कोई तो दिख ही गई होगी जब भी मुड़ गए इस तरह से, है ना। तो यहां से चल के ये क्या हो गए हैं, इस तरह से डेविएट हो गए। आप डेविएट मत हो जाना किसी को देख कर, यूं चलते चलते यूं घूम गए, नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक। तो देखो इस तरह से क्या होगा, उसने यहां पर जो लुमिनेंस प्रोड्यूस हुई, उसने उससे हिसाब लगाया कि पार्टिकल इधर भी जाके टकरा रहे हैं। तो उसने सेकंड कंक्लूजन बोला, क्या बोला, कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एंगल्स, ठीक। तो ये छोटे छोटे एंगल से डेविएट हो रहे थे, और इसका इसने कंक्लूजन क्या निकाला, तो कंक्लूजन को मैं यहां लिख रहा हूं, सेकंड कंक्लूजन आप भी लिख लेना मेरे साथ में ही। उसने बोला इसका मतलब क्या है कि एटम कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक, इन इक्वल अमाउंट। So, the atom as a whole is neutral. अब देखो ये उसने कैसे इंक्लूड किया, आप देखो ये एक अल्फा पार्टिकल है, बताओ अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव पार्टिकल सीधा चलते चलते ऐसे घूम गया, ये ऐसे चलते चलते ऐसे घूम गया। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक इसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज आया हो, पॉजिटिव दूसरे को रिपेल करेंगे और ये भाई साहब अपना रास्ता बदल लेंगे, या फिर इसके रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज आया जिसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हो, ये फिर से रास्ता बदल लेंगे, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, दोनों की वजह से रास्ता बदल सकता है। तो उसने डिसाइड किया कि अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता तो एटम पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए था, अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता तो एटम पे ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होना चाहिए था। लेकिन एटम तो ओवरऑल कैसा होता है, न्यूट्रल। इसका मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। बात समझ रहे हो? चलिए, तो ये था इसका सेकंड कंक्लूजन। थर्ड ऑब्जर्वेशन तो भयंकर था, भयंकर, और उसके बेसिस पर उसने जो काम किया उससे इसको एक अलग ही प्रसिद्धि मिली। प्रसिद्धि समझते हैं, फेमस, फेम मिला। क्या बोला इसने, ये तो लिख ही लिया होगा आपने, ये भी लिख ही लिया होगा आपने। अब मैं लिखता हूं अपना थर्ड ऑब्जर्वेशन। हाँ मुझे पता है आप जानते हो, कोई बात नहीं, मैं तो लिखूंगा। अ वेरी फ्यू, ये वेरी फ्यू का मतलब क्या था, 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक। तो 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल्स वर deviated back to their original path। कौन सा पाथ, ओरिजिनल पाथ, दैट इज 180 डिग्री डेविएशन। ये आपको कैसे पता चला, उसने एक रीजन बड़ा ही फोकस किया, ये रीजन। उसने देखा कि ये वाला जो रीजन है इसमें तो लाइट ही नहीं जल रही, ये तो डार्क पड़ा हुआ है, बिल्कुल डार्क, लाइट ही नहीं जल रही है। एक बार भी यहां पे एक बार भी लट्टू नहीं जला। क्यों नहीं जला? इसका मतलब यह है कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यह अल्फा पार्टिकल यहां से आगे पास हो ही नहीं पा रहा है। ये यहीं से कहीं से क्या हो रहा है, वापस घूम के ऐसे आ रहा है। समझ रहे आप इस बात को? तो यहां से उसने बोला कि बहुत ही कम 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने रास्ते को रिट्रेस कर रहा था, जो 180 डिग्री एंगल से डेविएट हो रहा था, जो अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस जा रहा था। यहां से उसने क्या कंक्लूड किया, देखो फिर से समझते हैं। एक अल्फा पार्टिकल ऐसे चल रहा है, चलते चलते ये वापस घूम गया। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि आपने एक आदमी से 20,000 रुपये उधार ले रखे हैं, 1 साल हो गया दिए नहीं, आप ऐसे मार्केट में जा रहे थे, आपको सामने दिख गया, बताओ आप क्या करोगे, है ना। सेम काम वो यही कर रहा है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्शन हुआ। जैसे उस आदमी को देख के आपको रिपल्शन हुआ, ऐसे इस अल्फा पार्टिकल को भी रिपल्शन हुआ। तो ध्यान से देखना,
तो मजाक की बात थी। ये अल्फा पार्टिकल चल रहा है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल चलते चलते घूम गया तो ये तो पक्का है कि इसके रास्ते में एक पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब ध्यान देना, आप बात करो गोल्ड की, ये गोल्ड एटम है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79। ये तो आप जानते ही हो कि इसके न्यूक्लियस में 79 प्रोटॉन है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि अगर इस गोल्ड पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होता, मान लो हर प्रोटॉन अलग अलग जगह होता, तो यह है अल्फा पार्टिकल। बताओ अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है +2 और प्रोटॉन पे चार्ज कितना है +1। ये चार्ज इससे भारी है, हैवी है, ज्यादा है। तो क्या होता, जैसे ही इसके रास्ते में आता ये प्रोटॉन और ये अल्फा, और अब ये गाड़ी ऐसे चलती रहती हमेशा के लिए, समझ रहे हो। ये इसको टच तो कर नहीं सकता, रिपल्शन है, तो इसको लगातार आगे लेता जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी भी है, मास ज्यादा है इसका। हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, इसका होता है 4 AMU, इसका चार्ज भी ज्यादा है, तो इसको धक्का मार के आगे ले जाता रहता हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये नहीं जा रहा है, अल्फा पार्टिकल खुद जा रहा है। इसका मतलब एकता में शक्ति है। किसमें शक्ति है? एकता में। मतलब सारे, नहीं वो एकता नहीं, यूनिट इज स्ट्रेंथ। इस गोल्ड एटम के सारे प्रोटॉन एक ही जगह बैठे हुए हैं, अलग अलग होते तो ये अल्फा पार्टिकल सबको दूर भगा देता, है ना। तो यहां से उसने कंक्लूड किया कि इस एटम का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक ही जगह बैठा हुआ होता है, एक छोटे से रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और इस छोटे से रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। तो काम की चीज क्या है? यहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई? कुछ महान लोग न्यूट्रॉन टिक कर जाते हैं, भाई साहब चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। यहां से तो किसकी डिस्कवरी हुई थी? न्यूक्लियस की। तो ये आपका थर्ड ऑब्जर्वेशन, और इस थर्ड ऑब्जर्वेशन का हम लिखेंगे अब कंक्लूजन। दैट इज, क्या था अपना कंक्लूजन? कि होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated in a small volume called nucleus। ठीक, एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, और उस छोटी सी जगह को हम किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस के नाम से। तो ये सब कंक्लूड करने के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसे हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। आप इसे छापें, फिर हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के साथ।